अभी तक की कड़ी में देखा कि सफ़िया किस तरह से किन्नू की टोकरी में नमक को छिपा कर ले जा रही है। भाई उसका बाहर टहल रहा है और वे वेटिंग रूम में बैठी है। जब उसका सामान, अब क्या हुआ, अब उसका सामान कस्टम की जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो एक झिरझिरी सी आई, मतलब एकदम से उसे कंपन सा हुआ। उसने फैसला किया कि मोहब्बत की सौगात है, ये माँ के लिए ले जा रही है तोहफा, तो इसे छिपा कर नहीं ले जाएगी, कस्टम वालों को दिखा कर ले जाएगी। उसने क्या किया, जल्दी से पुड़िया निकाली और अपने हैंडबैग में रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ जाने लगा तो कस्टम ऑफिसर की तरफ वह बढ़ी और ज़्यादातर मेज़ें जो हैं खाली हो चुकी थी। एक दो पर इक्का दुक्का सामान था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने थे मगर उन पर कुछ जच नहीं रही थी। मतलब ये पूरा वर्णन किया उस व्यक्ति का। सफ़िया कुछ हिचक कर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भरकर उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए। उनके लहजे में सफ़िया की हिम्मत को बढ़ा दिया, क्योंकि जब कोई आपसे बहुत प्यार से बात करता है तो आपकी हिम्मत बढ़ जाती है। अगर वो बहुत ही बेरुखी से बात करते सफ़िया से तो शायद सफ़िया अपनी बात ना रख पाती। उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। उनके लहजे में जब से सफ़िया की हिम्मत को बढ़ाया तो उसने क्या कहा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सफ़िया ने पहले ये सवाल करा। उसने बोला, मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं। आप अजीज़ों से मिलने आई होंगी, मतलब अपने घर वालों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए। फिर चुप हो जाती है। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली है। ये किसने कहा? कस्टम ऑफिसर ने कहा। सफ़िया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उसके सामने रख दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक कर उसको सब कुछ बता दिया कि भाई ये नमक की पुड़िया वो लेके जा रहे हैं, किसके लिए? एक उसकी माँ है, उनके लिए, और ये ले जाना गैर कानूनी है, इसलिए वो दिखा रही है। उन्होंने क्या किया, कस्टम ऑफिसर ने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफ़िया की बात खत्म हो गई तो उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफ़िया के बैग में रख दिया। बैग सफ़िया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। मतलब क्यों भी कि वह भी बंटवारे की त्रासदी को झेल रहे थे, इसलिए वो सफ़िया की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सके। वह चलने लगी तो खड़े होकर कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून मतलब उन महिला को जिसके लिए आप नमक ले जा रही हैं, उसे देते हुए कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक ही हो जाएगा। सफ़िया कस्टम के घन जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वहीं खड़े रहे। कौन? कस्टम ऑफिसर। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। बहते हुए आंसू ठंडी सांसों और भिजे हुए होठों के बीच में काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। मतलब सारे रिश्तेदार बहुत दुखी थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा था पता नहीं अब फिर कब उनसे मिलना होगा। कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह अमृतसर शुरू हो गया, उसे पता ही नहीं चला। सफ़िया क्या कहती है, एक ही ज़मीन, एक ही ज़बान, एक सी सूरतें, लिबास, सब कुछ, मतलब रहन सहन सब कुछ एक था। प्यार मोहब्बत, एक तरह की गालियाँ एक सी। फिर इतनी दूरियाँ कैसे हो गई? अमृतसर में कस्टम ऑफिसर फर्स्ट क्लास वाले सामान की जांच उनके डब्बे के सामने ही आकर कर रहे थे और सफ़िया ने सारा सामान वो देख चुका था। उन नौजवान कस्टम ऑफिसर की ओर वह बढ़ी, क्योंकि अब वह यहाँ पर भी आकर अपनी बात पूरी तरह से रखना चाहती है, वो झूठ नहीं बोलना चाहती। वह बंगाली लग रहे थे। देखिए, मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और पुड़िया को उसकी तरफ बढ़ाते हुए अटकते झिझकते उनको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुकाकर सुन लिया और फिर बीच बीच में सिर उठाते और उसे देखते। फिर उन्होंने क्या किया, उसका एक ऑफिसर को और कहा कि सामान का ध्यान रखना
और सफ़िया का बैग लेकर उन्होंने अपने साथ लेकर आगे चल पड़े। अब फिर सफ़िया थोड़ा सा झिझक गई, डर भी रही थी कि कहाँ लेके मुझे जा रही हैं। फिर वह जाती है, वो लेके जाते हैं अपने कमरे में। उसके बाद जेब से रुमाल निकाल कर उन्हें कुर्सी को बहुत अच्छे से पोंछ पाछ कर वहाँ पर सफ़िया को बैठाया और बैठने के बाद वह उससे चाय वाय की दरख्वास्त की, चाय मंगवाई और उसके बाद पुलिस वाला सफ़िया को घूरता हुआ वहाँ से चला गया। फिर क्या हुआ, मेज की दराज को खींचा और उसमें अंदर एक हाथ डालकर किताब को निकाला। किताब को खोलकर वो क्या नाम था उस ऑफिसर का, उसका नाम था सुनील दास। ठीक है, अब सुनील दास क्या कहते हैं, मैं कहाँ का हूँ, ईस्ट बंगाल का हूँ, हाँ मेरा वतन ढाका है। उन्होंने बड़े फ़क्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए, जब डिवीज़न हुआ तब आए, मगर हमारा वतन ढाका है। 12-13 साल का था जब यहाँ पर आया। नज़रुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे, ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे किताब दी थी। और वो कहते हैं फिर क्या, उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, नौकरी मिल गई और देखते देखते हम यहाँ पर आ गए। वतन, सफ़िया ने ज़रा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा ना मेरा वतन ढाका है। उन्होंने ज़रा बुरा मानकर कहा। हाँ हाँ ठीक है, सफ़िया जल्दी से बोली। पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफ़िया की तरफ सरकाई और ख़ुद एक बड़ा सा घूंट लेकर बोले, वैसे तो ढाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की बात ही क्या है, मतलब ढाका के डाब की बात ही क्या है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफ़िया के बैग में रख दी और ख़ुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगी। सफ़िया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफ़िया सोचती जा रही थी कि इसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। ये किताब बड़ा सवाल यहाँ छोड़ते हैं। हर आपने कहानी में देखा कि पहले सिख बीवी मिलती हैं जो रहती लखनऊ में हैं, भारत में हैं, लेकिन अपना वतन लाहौर को मानती हैं। फिर उन्हें लाहौर में जो कस्टम ऑफिसर मिलता है, वो कस्टम नौकरी वहीं कर रहा है, वहीं रह रहा है, लेकिन उसकी भावनाएं दिल्ली से जुड़ी हैं, दिल्ली को अपना वतन मानता है। जब वह दिल्ली अमृतसर पहुंचती है, अमृतसर में पहुंचने के बाद सुनील दास से मिलती है और सुनील दास बंगाली है और वह अमृतसर में रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसकी भावनाएं किस जगह से जुड़ी हैं, ढाका से। ये सभी बंटवारे का शिकार हुए हैं। बंटवारे के कारण अपनी जगह, अपनी सरजमीन से को छोड़कर इन्हें आना पड़ा है। व्यवसाय की मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी, सामाजिक मजबूरी के तहत इन्हें मतलब मानचित्र पर जब हम लकीरें खींच देते हैं, लोगों को, देश को, ज़मीन को तो बांटा जा सकता है, लेकिन भावनाओं का बंटवारा नहीं हो सकता। यही इस कहानी का मूल संदेश है।